अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर शुएब अहमद। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल मीन एटीपी, मतलब वो एक्सपेरिमेंट जो आप लोग लैब में परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। मतलब आपके सामने वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा लेकिन उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज होंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे, उसे कहते हैं ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। चलें, ये वीडियो लास्ट वीडियो से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो तक हमने 6 एमसीक्यूज कर लिए थे। अब हम आते हैं 7 एमसीक्यूज की तरफ। 7 एमसीक्यूज में याद रखिएगा हमारे पास लग रही है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। तमाम जो टॉर्क का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? वो जीरो के बराबर होगा। देखिए ये जो है हमारे पास दिया हुआ ये फिक्स पॉइंट है, या कह लें इसे पॉइंट ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट ऑफ रोटेशन को आप देखें, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ रोटेशन। तीन वेट यहां पे हैंग हुए हैं, W1, W2 एंड W3। पता है W1 की वजह से और W2 की वजह से अगर ये पूरा जो हमारे पास दिया हुआ है, ये एक बार दी हुई है, ठीक है ना, ये जो स्केल या कह लें ये एक बार मीटर स्केल दिया हुआ है, ये जो रोटेट होगा ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो W1 और W2 की वजह से जो टॉर्क होगा वो कौन सा होगा भाई? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ले लेते हैं टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, ये हो गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। फिर जो W3 की वजह से होगा वो होगा क्लॉकवाइज। और याद रखो क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या लेते हैं? माइनस में। तो ये टॉर्क 3 होगी। ये माइनस में टॉर्क 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 बराबर हो जाएगा टॉर्क 3 के। चले अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बन गई मैथमेटिकल इक्वेशन। अब बताएं W1 कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम वेट, और इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 40 दिया हुआ है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 40, तो पहला टॉर्क आ जाएगा जो W1 की वजह से, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 40। टॉर्क 2 हमें नहीं पता, यही तो मालूम करना है आपने। और जो टॉर्क 3 है वो वेट 3 की वजह से 60 मल्टीप्लाई बाय 30। 60 मल्टीप्लाई बाय 30। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 40 हो जाएगा 800। टॉर्क 2 आपने मालूम करना है। 60 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हमारे पास हो गया कितना? 1000, सॉरी 1800, सॉरी 1800। अब ये 800 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 1800 माइनस 800, दी टॉर्क 2 विल बी इक्वल टू 1000। तो इट्स मीन सिर्फ यही एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं W2 जो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, कि ये जो हमारे पास स्केल दिया हुआ है ये मतलब ये बैलेंस हो जाए, या ये सेटिस्फाई करे या वेरीफाई करे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। या हो सकता है वो आपसे पूछें W2 बताओ कितना होना चाहिए और इसका डिस्टेंस भी बताओ कितना होना चाहिए। तो आपने दोनों की वैल्यू ऐसी सोचनी है, और वैसे तो आपको A B C D ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें आपको W2 की वैल्यू भी गिवन होगी और D2 की भी। इन दोनों का प्रोडक्ट लो, जिनका प्रोडक्ट 1000 के बराबर होगा वो ऑप्शन राइट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि फॉर एग्जाम्पल हो सकता है अभी एक ऑप्शन में दिया हुआ हो भाई W2 40 और D2 दिया हुआ हो भाई 25। जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000। तो ये आपके लिए आसानी है कि जो W2 और D2 की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में दी हुई हो, उसका जिसका प्रोडक्ट 1000 होगा वो ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा। और उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसका आंसर 1000 आ रहा हो। तो उम्मीद करता हूं ये सेकंड कंडीशन आपकी समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। और नेक्स्ट एमसीक्यूज भी हमारे पास ये वेक्टर से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे आप देखें इस एमसीक्यूज अगर हम देखें 8 में, तो जरा गौर से देखिएगा। इधर हमारे पास दिए हुए दो डॉग, एक को वो कह रहे हैं भाई एक्स, ये जो फोर्स लगा रहे हैं कितने न्यूटन की? 20 न्यूटन की। और एक को कह रहे हैं हम वाई, जो कितने न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं? 12 न्यूटन की। यहाँ एंगल बन रहा है 45, यहाँ एंगल बन रहा है 65। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आप लोगों की क्लियर हो जाए। इसका मतलब है ये अगर मैं कह लूं इसको P, इसको मैं P ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, इस फोर्स को मैं ले लेता हूं Q। तो P हमारे पास दे दी कितनी है भाई? हमारे पास 20। Q हमारे पास दे दी भाई कितनी है भाई? हमारे पास 12। अब इनके दरमियान ये एंगल निकालना है। अब आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये टोटल एंगल जो होगा ये 180 होगा। ये पूरा एंगल, दोबारा बता रहा हूं जरा गौर से देख लें इधर। ये जो टोटल एंगल होगा, अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं,
ब्लू कलर से बना देता हूं। ये टोटल एंगल जो होगा ये 180 होगा। तो ये हो गया 45, ये हो गया 65, दोनों मिला के कितने हो गए भाई 110। तो ये जो एंगल है, जो थीटा हमें असल में चाहिए एंगल, वो कैसे आएगा? आप 180 में से 110 को क्या कर दें भाई, माइनस कर दें, तो आंसर आ जाएगा 70। तो इसका मतलब है दोनों फोर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, 70 डिग्री बन रहा है। चले, P भी आ गया, Q भी आ गया, थीटा भी आ गया। अब आपने निकालना है रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे जरा गौर से देख लें इधर। हमें इसका रिजल्टेंट मालूम करना है, तो रिजल्टेंट के लिए हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये पैरेललोग्राम लॉ है। देखिए P की जगह हम क्या रखेंगे भाई, 20, Q की जगह क्या रखेंगे 12, फिर P एज इट इज रहेगा। P की जगह क्या आ जाएगा भाई 20, Q की जगह क्या आ जाएगा 12, और एंगल कितना रखेंगे हम 70 डिग्री। चलें इसको सॉल्व कर लेते। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, द फाइनल आंसर बिकम 26.61 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट जो आपने मालूम करनी थी। ऑप्शन आपको गिवन होंगे तो आप उसमें से राइट आंसर लेकर आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी आपकी समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज इंशाल्लाह आप लोग अगर कोई भी एग्जाम में पेपर में आते हैं तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास रिलेटेड है टिकर टाइमर। आपको एक एटीपी का एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, टिकर टाइमर, और उस टिकर टेप के जरिए, टिकर टाइमर के जरिए आप लोग आसानी से वैल्यू ऑफ जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं। ये एक टिकर टेप दिया हुआ है और कह रहे हैं इस टिकर टेप की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो 50 हर्ट्ज। जब भी बच्चों फ्रीक्वेंसी दी जाए आप फौरन से उसका टाइम निकालें। टाइम का फार्मूला होता है हमारे पास, जो टाइम का हमारे पास फार्मूला होगा वो होगा 1/f, मतलब 1/f मीन 1/50, 1/50। तो 1/50 हम करेंगे तो 51 को 50 से हम क्या कर देते हैं भाई, डिवाइड कर देते हैं, तो टाइम जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 0.02 सेकेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, टाइम आ गया। सवाल देखिए यहां पे, अगर गौर से देखें, यहां ये दोनों डॉट के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, फिर ये और कम हो गया, फिर ये और कम हो गया, फिर ये और कम हो गया। तो अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो आप खुद सोचें दोनों डॉट के दरमियान डिस्टेंस क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है। तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? तो लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं तो याद रखिएगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी। लेफ्ट से, देखें ये लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी। एम आई राइट? अगर ये सवाल चेंज हो जाए कि वो बोले राइट टू लेफ्ट बताओ, तो फिर आप बोलेंगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी। बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। अब मुझे ये बताएं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से अगर राइट पे जा रहे हैं तो बताएं कौन सा एक्सीलरेशन होगा? आपको पता है डिक्रीजिंग वेलोसिटी में हमेशा नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, तो बिल्कुल सही नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर है नेगेटिव। चलें, अब आपने एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। अगर आप गौर से देखें, ये पहला डेल्टा x1 है, ये दूसरा डेल्टा x2 है, ये तीसरा डेल्टा x3 है, और ये चौथा डेल्टा x4 है। डेल्टा x का एक टेबल बना लेता हूं जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर में जो दिया हुआ है उसमें पहली वैल्यू है हमारे पास 1.6, दूसरी है हमारे पास 1.2, तीसरी है 0.8 और लास्ट में 0.4। चलिए अब वेलोसिटी निकालते हैं नेक्स्ट कॉलम में सेंटीमीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी निकालने का आसान तरीका होता है भाई, डेल्टा x को t से डिवाइड कर दो। तो देखें t ये दिया हुआ 0.02, तो जैसे ही 1.6 को 0.02 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 80। 1.2 को 0.02 से डिवाइड करेंगे तो 60, फिर 0.8 को डिवाइड करेंगे किससे भाई, 0.02 से, तो आंसर आएगा 40। 0.4 को डिवाइड करेंगे 0.02 से, तो आंसर आएगा 20। चले लास्ट कॉलम में आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सीलरेशन का फार्मूला होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चों याद रखो ये v1, ये v2, ये v3 और ये v4। चेंज ऑफ वेलोसिटी रखना है आपने ऊपर, इसका मतलब v2 माइनस v1। इसका मतलब है इस वाले पार्ट, पहले वाले पार्ट की आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे पहले की वेलोसिटी हमें नहीं पता। तो हम यहां से स्टार्ट लेते हैं 60 से, मतलब 60 माइनस 80 कितना हो जाएगा 20। दोबारा कह रहा हूं 60 माइनस 80 और फिर इसको डिवाइड कर देंगे 0.02 से।
तो आंसर आएगा -1000। आप खुद देख लें, एक्सेलरेशन जो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है। चलिए दूसरा भी कैलकुलेट करते हैं, ये वाला मतलब 40 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 0.02, इसका आंसर भी -1000 ही आ रहा है। इसी तरह आप ये करें 20 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 0.02, इसका आंसर भी -1000 आ रहा है। मतलब तीनों दफा 1000 आंसर आ रहा है माइनस, तो एवरेज लेंगे, दी फाइनल आंसर बिकम -1000, क्योंकि डी एक्सेलरेशन है, डिक्रीजिंग है, तो आंसर किस में आ रहा है भाई, माइनस में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। और मैंने पहले भी कहा था हर एटीपी का ये टेबल आपको याद होना चाहिए। जो देखें यहाँ मैंने एक रफ सा एक टेबल बनाया, ये आपको याद होना जरूरी है। चलिए जल्दी से लास्ट एमसीक्यूज के आज वीडियो पे हम मूव करते हैं। लास्ट एमसीक्यूज पे, लास्ट एमसीक्यूज ये दिया हुआ है, ये एक टिकर टेप दिया हुआ है आपके सामने। अगर आप गौर से देखें इस टिकर टेप में, जरा आप गौर से देखें आप, तो देखें डॉटेड का डिस्टेंस, अगर आप देखें गौर से, तो क्या ये डिस्टेंस कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? तो आप गौर से देखें, ये तो डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम है और टाइम भी सेम है, आपको पता है टाइम कितना था टिकर टेप का, 0.02 टाइम था, 0.02 सेकेंड। तो इसका डिस्टेंस सेम, टाइम सेम, तो वेलोसिटी भी सेम। तो बताओ इस टिकर टेप में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। अब मुझे जल्दी से बताएं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई एक्सेलरेशन होगा? द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, तो इसका आंसर होगा 0। तो बड़ा सिंपल सा था, सारे बच्चे इसकी कैलकुलेशन शुरू कर देंगे। अगर ये डिस्टेंस भी दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल 1.2, फिर ये 1.2, तो सब कैलकुलेशन में लगेगा, लेकिन आंसर क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और 0 एक्सेलरेशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा, और बहुत सारे एटीपी के एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।